हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोगों को पता है, हम लोग क्लास 11th की केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे जो कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम है। और इस चैप्टर के हम लोगों ने ऑलरेडी 3 लेक्चर्स कवर कर लिए हैं। तो चलिए आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं अपने 4th लेक्चर की। तो बिना किसी देरी की हम लोग आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले एक बार जो हम लोगों का लेक्चर 3 था उसका जल्दी से एक रिकैप कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो हम लोगों का लास्ट लेक्चर जो था उसमें हम लोगों ने एक बहुत ही बेसिक इंट्रोडक्शन लिया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या हुआ करती हैं, उनको ओरिजिन क्या हुआ करता है, कैसे जनरेट होती हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हुआ करती हैं। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव के बारे में कि वेव के बारे में आप लोगों ने ऑलरेडी छोटी क्लासेस में पढ़ रखा होगा, बट स्टिल वेव की कुछ अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हुआ करती हैं जो कि एक दूसरे से उनको डिफरेंट बनाती हैं। जैसे कि हर वेव की एक अपनी फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी की कॉरेस्पॉन्डिंग एक वेवलेंथ हुआ करती है। इसी प्रकार से वेव की एक एम्पलीट्यूड होती है जो फिर उसका लाउडनेस डिसाइड करती है। और लास्ट में हम लोगों ने पढ़ा था वेव नंबर के बारे में। और इसके बाद जो हम लोग का चैप्टर का हम लोग के लेक्चर की जो एंडिंग थी उसमें हम लोगों ने सीखा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है, उसे कैसे डिफाइन करते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में क्योंकि कई सारे रेडिएशंस का एक कलेक्शन हुआ करता है, तो हम लोगों ने उसमें जितने प्रकार के रेडिएशंस हुआ करती है उनका क्लासिफिकेशन पढ़ा था और उनका हम लोगों की प्रैक्टिकल लाइफ में क्या यूजेज हुआ करता है वो भी देखा था। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये तो जल्दी से हम लोग का रिकैप हो गया है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग का जो लेक्चर 4 जो था उसको पढ़ना शुरू करते हैं। तो बच्चों, हम लोग आगे बढ़ने से पहले क्या करते हैं, हम लोगों ने जो टॉपिक लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था उसके ऊपर बेस्ड हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कैलकुलेट द नंबर एंड वेव नंबर एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ येलो रेडिएशन हैविंग अ वेवलेंथ ऑफ 5800 एंगस्ट्रॉम। तो अगर हम लोग गिवन की बात करते हैं, हमारे पास गिवन है वेवलेंथ, यानी हमारे पास जो येलो रेडिएशन है उसकी वेवलेंथ गिवन है कितनी, 1500 एंगस्ट्रॉम। अगर हम इसको क्या करेंगे, अगर आपको याद हो, हमने आपको बताया भी था कि वेव नंबर स्टूडेंट्स जो हुआ करता है वो वेवलेंथ का रेसिप्रोकल हुआ करता है। और वेव नंबर को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, न्यू बार से, और रेसिप्रोकल है इसका मतलब वेवलेंथ का, यानी 1/λ के। अगर हम वैल्यूज यहाँ पुट करेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, 1/5800। और एंगस्ट्रॉम स्टूडेंट्स जो हुआ करता है वो इक्वल होता है 10⁻⁻10 मीटर के। अगर आप इसे फर्दर सॉल्व करेंगे, देखिए 10⁻10 है, इसको आप ऊपर ट्रांसफर कर दीजिए न्यूमरेटर में और यहाँ से 2 जीरोस कैंसिल कर दीजिए, देन इट विल बिकम व्हाट, 10⁻8 डिवाइडेड बाय 58। इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो आई थिंक ये 1.7 इंटू 10⁻6 मीटर इनवर्स के बराबर आंसर आ जाएगा। समझ आ गई बात सभी को। तो ये मेरे पास क्या आ चुका है, वेव नंबर आ चुका है। अब हम लोगों को इससे आके क्या पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं कि इसी से हम लोग क्या पता करना पड़ेगी, फ्रीक्वेंसी। अब अगर आप लोगों को याद हो तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में रिलेशन हुआ करता है क्या, हमने आपको याद ही बताया था कि इंपॉर्टेंट रिलेशन है, न्यू इज इक्वल टू c/λ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, मैंने आपको बताया भी था इसके बारे में। तो देखिए, अगर हम लोग को मान लिया फ्रीक्वेंसी यहाँ पता करनी है तो हम लोग क्या करेंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे यहाँ पर। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू c क्या हुआ करता है स्टूडेंट्स है, स्पीड ऑफ लाइट, और इसकी वैल्यू क्या हुआ करती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय, और मेरे पास वेवलेंथ भी गिवन है कितनी है, 5800 एंगस्ट्रॉम। अगेन उसको अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10⁻10 मीटर। तो देखिए मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा। इसको हम लोग और आगे सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या बन जाएगा, अगर हम इसको आगे सॉल्व करते हैं तो देखिए ये हो जाएगा 3/5800 इंटू, अब देखिए 10⁻18 है, 10 है, ऊपर जाके ऐड हो जाएगा तो कितना बन जाएगा 10⁻18। और देखिए ये 2 जीरोस हम लोग यहाँ पे 2 जीरोस में कैंसिल कर देंगे, देन इट विल बिकम 3 इंटू 10⁻16 डिवाइडेड बाय 58। अब इसको हम लोग को डिवाइड करना है तो क्या करते हैं, यहाँ से 2 जीरो यहाँ पे हम लोग ट्रांसफर कर देंगे तो ये हो जाएगा 300 इंटू 10⁻14 डिवाइडेड बाय 58। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर मान लिया हम लोग 58 को 60 के अराउंड ऑफ सपोज कर लेते हैं तो देखिए 60 की टेबल 300 में कितने टाइम जाएगी, 5 टाइम्स, और ये उससे कम है, इसका मतलब वैल्यू जो है वो 5 से कुछ ज़्यादा आएगी। तो लेट से आई थिंक हम से इसको 5.2 इंटू 10⁻14, और ऊपर क्या बचा था, सेकंड इनवर्स, या इसी को आप लोग क्या बोल सकते हैं, हर्ट्ज भी बोल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये न्यूमेरिकल तो हो गया हम लोगों को, जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में सीखा था उसके ऊपर बेस्ड हो चुका है। तो आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा कि ये न्यूमेरिकल किस प्रकार से सॉल्व करे जाते हैं। और स्टूडेंट्स एग्जाम में भी ऐसे काफ़ी ईजी न्यूमेरिकल्स आया करते हैं जिनको आप लोग मुश्किल से 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में ऑब्जर्व कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स आज का हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक जो होने वाला है वो है फिनोमेना एक्सप्लेन्ड बाय द वेव नेचर ऑफ लाइट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाली है। देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा अभी तक, लास्ट लेक्चर हम लोगों को था वो किसके ऊपर था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में।
जब हमने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ाया तो हमने आपको उसमें क्या बोला था, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, है ना। तो ये सारे के सारे बेसिकली क्या हुआ करते हैं, वेव्स हुआ करती हैं। मतलब क्या है कि हम लोग जो लाइट या फिर रेडिएशंस जो हुआ करती हैं, हम लोग उसको क्या मान रहे हैं, एज अ वेव कंसिडर कर रहे हैं। ये आप इमेजिन कीजिए, ये बहुत पहले की बात है, मतलब आज से आप बोल सकते हैं कि 1960s 1970s के आसपास के लोगों की बात हो गया आई थिंक ये। तो उसमें ये सब चीज़ें हुआ करती थी, तो वेव नेचर के एज्यूम करने से काफ़ी सारी चीज़ें थी वो एक्सप्लेन हो पा रही थी। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो हमारा वेव नेचर ऑफ लाइट जो था, कि अगर मान ली हम लोग लाइट को एक ऐसा वेव कंसिडर कर लेते हैं तो उससे कौन कौन से फिनोमेनन एक्सप्लेन हो पा रहे थे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहली बात, अगर आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ पर लिखा हुआ डिफ्रैक्शन के बारे में, है ना। तो डिफ्रैक्शन आप लोग पढ़ेंगे जाके फिजिक्स में, क्या हुआ करता है। डिफ्रैक्शन का मतलब ये है कि जैसे मान ली लाइट कोई वेव हुआ करती है और अगर वो मान ली किसी ऑब्स्टिकल से टकराती है तो उसका पाथ जो है वो चेंज हो जाया करता है। ये आप लोग फिजिक्स में इसका हम डिटेल में पढ़ेंगे। मान लीजिए मेरे पास में ये एक पेन है और अगर मान लीजिए आप इसको इसके ऊपर किसी बहुत दूर से आप अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल किसी बल्ब से आप इसकी शेडो बनाने की कोशिश करेंगे, मान लीजिए बल्ब एक सोर्स ऑफ लाइट है और वो काफ़ी दूर है, आप अगर इससे आप इसके जो पेन की टिप जो है अगर आप इससे इसका शेडो बनाने की कोशिश करेंगे तो शेडो जो होगी काफ़ी शार्प नहीं आएगी। ऐसा क्यों हुआ करता है, क्योंकि लाइट जो हुआ करती है, लाइट वेव फॉर्म में ट्रैवल कर रही है और ये ऑब्स्टिकल काम करती है। तो वो इसकी वजह से क्या, जैसे पानी नहीं हुआ करता है, ऐसा अगर मान लीजिए पानी फ्लो कर रहा है, बीच में आप कोई पत्थर वगैरह रख दीजिए तो पानी क्या करेगा, साइड से फ्लो होकर निकल जाएगा। इसी प्रकार से लाइट का भी हुआ करता है, लाइट जो होगी वो इस ऑब्स्टिकल के अराउंड पास कर जाएगी। तो ये लाइट की जो वेव जो बेंड हो रही है किसी ऑब्स्टिकल की वजह से, इसी को डिफ्रैक्शन बोला करते हैं। समझ आ गई बात है। तो ये फिनोमेनन जो है स्टूडेंट्स, वो वेव नेचर ऑफ लाइट की मदद से एक्सप्लेन हो पाता है। आगे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ इंटरफेरेंस, सेकंड फिनोमेनन कौन सा, इंटरफेरेंस है। अब आपने सुना भी होगा, काफ़ी लोग बोलते नहीं कि हाँ ठीक है तुम मेरे बीच में इंटरफेयर मत करो। इंटरफेयर करने का मतलब क्या होता है, हस्तक्षेप करना। अब अगर मान लीजिए एक वेव है वो ट्रैवल कर रही है और उसी पे क्या हुआ, उसी मीडियम में मान लीजिए एक और वेव आ गई, तो क्या होगा, एक मीडियम के एक वेव का जो रास्ता होगा वो दूसरी वेव क्या कर देगी, इंटरफेयर कर देगी, इंटरप्ट कर देगी। ऐसा ही हुआ करता है। अब अगर मान लीजिए आप लोग पानी, आपके कहीं पे आप मान लीजिए पानी किसी बकेट में या किसी पॉन्ड में अगर आप देखते हैं पानी वहाँ पे है, तो आप एक पत्थर ड्रॉप कीजिए तो उससे क्या वहाँ पे वेव जनरेट होंगे और अचानक से वहीं पे उसी टाइम पे उसी के जस्ट पास में एक और पत्थर ड्रॉप कर दीजिए, तो क्या होगा, जो दूसरे वाले की वेव जो जनरेट होंगी वो पहले वाले क्या कर रहे होंगे, इंटरप्ट कर रहे होंगी, इंटरफेयर कर रहे होंगी और एक नई वेव जनरेट हुआ करती है। इसको भी अगेन आप फिजिक्स में पढ़ने वाले हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस बोलते हैं। मतलब सिंपल सी बात क्या है कि अगर मान लीजिए दो या फिर दो से ज़्यादा वेव अगर एक मीडियम में ट्रैवल करती हैं तो वो कंबाइन होकर एक कॉमन रिजल्टेंट वेव फॉर्म कर देते हैं। इसी को हम लोग इंटरफेरेंस के नाम से जानते हैं, ठीक है। थर्ड देखिए पोलराइजेशन, इसको आप लोग डिटेल में पढ़े हैं क्लास 12th में, चैप्टर हुआ करेगा उसमें लोग पढ़ेंगे। पोलराइजेशन का मतलब क्या हुआ करता है, ऐसे अगर मान लीजिए मेरे पास लाइट के जो नॉर्मल सोर्स की जो वेव हुआ करती हैं, ऑसिलेशंस हुआ करते हैं, वो हर डायरेक्शन में होती है। मतलब अगर मान लीजिए किसी बल्ब से फिर किसी और सोर्स से अगर लाइट आ रही है तो वो हर डायरेक्शन में उसके पार्टिकल्स ऑसिलेट कर रहे होते हैं। पर अगर मान लीजिए कि यहाँ पे हमारे पास एक स्पेशल टाइप ऑफ शीट हुआ करती है या फिर कुछ स्पेशल टाइप ऑफ आप बोल सकते हैं इंस्ट्रूमेंट्स हुआ करते हैं, वो क्या करेंगे, उसकी जो वेव हुआ करती है उनकी डायरेक्शन एक जैसी कर देंगे। जैसे अगर मान लीजिए मेरे पास लेट से ये मेरे पास एक पार्टिकल है, इसके जो वेव जो होंगी ये हर डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहे होंगे। मेरे पास यहाँ पर एक सेटअप होगा, एक इंस्ट्रूमेंट होगा, जब वहाँ से ये वेव पास होगी ना तो इसके पार्टिकल्स की डायरेक्शन जो होगी वो सिर्फ एक हो जाएगी। मतलब ये सिर्फ एक डायरेक्शन में पार्टिकल ऑसिलेट करना शुरू कर देंगे। जैसे कि आप लोग यहाँ पर इस चीज़ में देख भी पा रहे होंगे कि यहाँ पर पहले अगर देखेंगे तो पहले क्या हो रहा था, पार्टिकल्स हर दिशा में ऑसिलेट कर रहे थे, लेकिन जब पास हो गए तो क्या हो जाएगा, सबके सब एक ही दिशा में ऑसिलेट करने लग जाते हैं। समझ आ गई बात है। आगे देखिए रिफ्लेक्शन, ये आप लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ रखा होगा कि लाइट जो हुआ करती है वो रिफ्लेक्शन करती है, आप लोगों ने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी पढ़ रखे होंगे। तो ये भी वेव नेचर को कंसिडर करके एक्सप्लेन किया जाता है। आगे देखिए रिफ्रैक्शन, अगेन ये भी आपने क्लास 10th में पढ़ रखा होगा कि ऐसे अगर मान लीजिए लाइट का जो मीडियम अगर चेंज होता है तो फिर लाइट की रे क्या होती है, वो बेंड हो जाती है अवे या टुवर्ड्स द नॉर्मल, इसको हम लोग रिफ्रैक्शन बोला करते हैं। और लास्ट में क्या, डिस्पर्जन, मतलब लास्ट में हम जो आपको 4, 5, 6 जो फिनोमेनन होते हैं वो हमने नीचे इसलिए रखे हुए हैं क्योंकि वो आपने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। समझ आ गई बात सभी को। तो ये फिनोमेनन जो हुआ करता है डिस्पर्जन ऑफ लाइट, मतलब क्या बेसिकली कि लाइट है अगर मान लीजिए वो किसी प्रिज्म से क्रॉस होती है तो क्या होती है, वो अपने कंपोनेंट कलर्स में स्कैटर हो जाती है, रेनबो का फॉर्मेशन जो हो जाता है उसमें है। तो ये भी आपने क्लास 10th में पढ़ रखा होगा। समझ आ गई बात सभी को। तो स्टूडेंट्स आपके सामने जितने भी फिनोमेनन दिख रहे हैं ये सारे के सारे वेव नेचर की हेल्प से एक्सप्लेन हो पा रहे थे। पर अब बात यहाँ पर ये आ रही है कि वेव नेचर जो थी वो काफ़ी सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करने में फेल भी हो रही थी। काफ़ी सारे ऐसे फिनोमेनन और भी थे जो वेव नेचर एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। अब हम लोग उनके बारे में स्टडी कर लेते हैं।
तो स्टूडेंट्स अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर वेव नेचर ऑफ लाइट जो था वो कौन कौन से टर्म को एक्सप्लेन करने में फेल हो रहा था। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। सबसे पहला फिनोमेना हमारे पास कौन सा है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और इसके बारे में हम लोग को पढ़ना भी है। नेक्स्ट स्लाइड जो होगी वो इसी के बारे में होने वाली है और यहाँ पे सिलेबस में भी बिलोंग करता है। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या हुआ करता है, जैसे अगर मान लीजिए मेरे पास कोई भी एक, आप लेट्स से सपोज कीजिए, हम इसको आगे एक्सप्लेन भी करने वाले हैं। जो आपके सोलर पैनल्स हुआ करते हैं वो कैसे काम करते हैं, देखिए सोलर पैनल बेसिकली क्या हुआ करता है, कुछ सर्टेन टाइप ऑफ मटेरियल या मेटल्स यूज़ करे जाते हैं और जब इनके ऊपर सनलाइट पड़ती है, सनलाइट पड़ने पे क्या होता है, ये मेटल जो हुआ करते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करना शुरू कर देते हैं। इनकी सरफेस इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर आ जाते हैं, क्योंकि आपको पता है मेटल्स की टेंडेंसी क्या हुआ करती है, इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करने की। तो जैसे ही इनके ऊपर सनलाइट पड़ती है तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, वो इजेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स जब आ जाते हैं उसके बाद क्या होता है, ये सर्किट के थ्रू फ्लो होकर के जो हमारे पास बैटरीज हुआ करती हैं उनमें ये स्टोर होना शुरू हो जाते हैं और लास्ट में हम इसी बैटरी को एज अ बैकअप सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर लिया करते हैं। तो जो हम लोग आजकल आपने सुना भी होगा कि जो हमारी गवर्नमेंट, जो इंडिया गवर्नमेंट जो है वो भी काफ़ी सारे सोलर पैनल्स लगाने में सब्सिडी दे रही है। तो कि बेसिकली बात करें सोलर जो हमारे पैनल्स हुआ करते हैं वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर ही काम किया करते हैं। इसी की हेल्प से हम लोग आज एक बैकअप सोर्स ऑफ एनर्जी ढूंढ पाए हैं। समझ आ गई बात है, तो हम लोग उसको आगे डिटेल पढ़ने वाले हैं। आगे देखिए कॉम्पटन स्कैटरिंग, ये आप लोग हायर क्लास में पढ़ने वाले हैं। अभी आप इतना मान लीजिए कि ये कॉम्पटन स्कैटरिंग का फिनोमेनन जो है ये भी वेव नेचर ऑफ लाइट जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, क्योंकि कुछ ऐसे पॉइंट्स हुआ करते हैं जो आई थिंक अभी आप समझ नहीं पाएंगे। जब आप हायर लेवल पे जाएंगे, ग्रेजुएशन वगैरह करेंगे आप लोग, तब आपको ये पढ़ाया जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्टूडेंट क्या हुआ करता है, जैसे आप कभी सर्च करना जा करके ब्लैक बॉडी क्या हुआ करती है। एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी का मतलब ये है कि वो ऑब्जेक्ट जो हुआ करेगी ना वो हर टाइप की रेडिएशंस को एब्जॉर्ब भी कर लेगी और हर टाइप की रेडिएशंस को एमिट भी कर लेगी। इसका मतलब यह हुआ करेगा कि एक ब्लैक बॉडी, परफेक्ट ब्लैक बॉडी देखिए दुनिया में कोई एग्जिस्ट नहीं करती है। पर आप इमेजिन कीजिए अगर मान लीजिए एक रूम अंधेरा है, बिल्कुल वहाँ पे अंधेरा है रूम में किसी में, आपके हाथ में टॉर्च है, अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट वहाँ पे सर्च करनी तो क्या आप अपनी आंखों पर टॉर्च लगाएंगे या उस ऑब्जेक्ट पर टॉर्च लगाएंगे? ऑब्वियस सी बात है आप उस ऑब्जेक्ट पर टॉर्च लगाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि अगर हम लोग कोई ऑब्जेक्ट को देखना चाहते हैं तो उससे जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर के आती है वो हमारे आंखों तक पहुंचती है, तब हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। अब आप इसके इमेजिन कीजिए, आपको पता है कि लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। आप इमेजिन कीजिए मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर आपने टॉर्च दिखाई, उसके ऊपर लाइट पड़ी, लेकिन वो इतनी डार्क ऑब्जेक्ट, इतनी ब्लैक ऑब्जेक्ट है, उसने सारी रेडिएशन एब्जॉर्ब कर ली, सारी रेडिएशन अपने अंदर सोख ली। जब सारे रेडिएशन उसने अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ली है तो कुछ रिफ्लेक्ट नहीं होगा, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट नहीं होगा, तुम्हारे आंखों तक नहीं पहुंचेगा, हम उस ऑब्जेक्ट को देख ही नहीं पाएंगे। मतलब बेसिकली अगर आपके सामने कोई इतनी डार्क बॉडी रख दी जाए, एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी रख दी जाए, आपको वो दिखेगी ही नहीं। आपको उसका मास फील होगा, सब कुछ पता चलेगा, पर वो ऑब्जेक्ट आपको दिखना ही बंद हो जाएगी। आप कभी जा करके इंटरनेट पर सर्च कीजिएगा, एक टर्म हुआ करता है विच इज़ वांटा ब्लैक, ये आप सर्च कीजिएगा, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डार्केस्ट मटीरियल इन द वर्ल्ड। आप ये वर्ड कभी सर्च कीजिएगा, इतना डार्क हुआ करता है कि अगर आपको रखा हुआ दिख जाएगा वो आपको, मतलब आप उसे ऑब्जर्व ही नहीं कर पाओगे, इतना डार्क हुआ करता है। तो ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन नाम का जो फिनोमेनन हुआ करता है ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, कैसे होता है क्या नहीं होता है ये आपको नई स्टडी करने की ज़रूरत है। ये भी एक्सप्लेन करने के लिए वेव नेचर ऑफ लाइट जो था वो फेल हो गया था। यहाँ तक की बात समझ में आगे से पीक हुआ है। तो स्टूडेंट्स ये फिनोमेनन यहाँ तक हो चुके हैं। और एक चाहे तो आप इसमें एक और पॉइंट ऐड कर सकते हैं, जो हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स, ये भी ये आप लोग 11th में ऑलरेडी पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? आपका एक चैप्टर होगा 11th में थर्मोडायनेमिक्स, उसमें हम आपको टॉपिक पढ़ाएंगे हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स जो था, ये फिनोमेनन जो था ये भी वेव नेचर ऑफ लाइट एक्सप्लेन करने में फेल हो गया था। समझ आ गई बात? अब एक बात बताइए कि इतने सारे फिनोमेनन सही तो हमने अभी कुछ ही गिनाए हैं, अगर इतने सारे फिनोमेनन एक्सप्लेन करने के लिए वेव नेचर ऑफ लाइट ये फेल हो रहा है तो हमें कुछ और चाहिए होगा, कुछ और हमें सोर्स चाहिए होगा। वो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में कि आखिर ये क्वेश्चंस का आंसर देगा कौन, कि ये फिनोमेनन कौन एक्सप्लेन करने वाला है। सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग देखेंगे, हमने कुछ बताया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है उसको हम आपको आगे पढ़ा देते हैं, फिर हम लोग लेक्चर को एंड कर देंगे। और ये जो क्वेश्चंस अभी तक हमारे पास अनआंसर्ड रह गए हैं इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने वाले हैं, तो वो लेक्चर आप लोग बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। फिलहाल अभी तक के हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो बच्चों देखिए यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ये बहुत ही बेसिक से डायग्राम है, ये हमने आपकी बस एनसीईआरटी से ही पिकअप किया। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देखिए ये मेरे पास एक, आप सिंपल से समझ लीजिए कि हमारे पास एक मेटल का ट्यूब, मतलब ग्लास का ट्यूब आप इमेजिन कर सकते हैं। इसके अंदर वह मेटल सरफेस हमने आपको बताया भी था, इस मेटल का नाम जो हुआ करता है उसको आप नॉर्मली फोटो मेटल बोल सकते हैं, फोटो मेटल। समझ आ गई बात है?
आगे देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, इसके ऊपर जब लाइट की वेव जो हुआ करेगी, जब वो स्ट्राइक करेगी तो उसके बाद में क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलना शुरू हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, यहाँ पर डिटेक्टर रिसीवर आप कुछ भी बोल सकते हैं, वहाँ से जाएंगे यहाँ पर एमीटर में पहुँचेंगे, उधर पे यहाँ बैटरी जो हमारे पास में यहाँ पर क्या होगा, स्टोर होना शुरू हो जाएंगे। सिंपल सा फिनोमेनन है। अब यहाँ पर बात ये है कि ये फिनोमेनन जो था ये एक्सप्लेन करने में वेव नेचर ऑफ लाइट फेल क्यों हो गया। अब देखिए होता क्या है बेसिकली स्टूडेंट्स है, कोई भी वेव जो हुआ करती है ना उसके ऐसे फेज होते हैं, आपको पता है कि मतलब बेसिकली एक बार जो वेव होगी वो ऊपर चली जाएगी, उसका अप फेज होगा, एक डाउन फेज हुआ करेगा। अब देखिए होता क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर मान लीजिए इस मेटल के पास इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। अब देखिए इलेक्ट्रॉन को निकलने की एनर्जी है, मतलब इलेक्ट्रॉन बेसिकली क्या, मेरे पास मेटल की सरफेस है, उससे इलेक्ट्रॉन बाउंड है, बंधा हुआ है। अब अगर मान लीजिए इन केस आप इमेजिन कीजिए लाइट जो आ रही है अगर उसका वेव नेचर होता तो एक तो उसका पॉजिटिव फेज है, मतलब वो एनर्जी ट्रांसफर करना चाह रहा है इलेक्ट्रॉन को, और नेगेटिव फेज क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एनर्जी विड्रॉ कर लेगा। मतलब आप इसको ऐसे समझ लीजिए, फॉर एग्जांपल आपको भूख लगी हुई है और आपको कोई खाना दे और इसे वापस छीन ले, कोई खाना दे फिर आपको वापस छीन ले, तो क्या होगा, आपको कुछ काम हो पाएगा, आपकी भूख मिट पाएगी, नहीं हो पाएगा ऐसा। इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन के साथ में भी हो रहा था। भाई इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी आ रही है और मतलब जा रही है, कहने के बाद इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो, पर उसे कुछ टाइम लगेगा, निकलने के लिए कुछ टाइम लगेगा, कुछ टाइम लैग होगा उसमें, पर ऐसा ऑब्जर्व नहीं किया गया। जैसे ही लाइट एनर्जी ने मेटल के सरफेस को स्ट्राइक किया तुरंत ही इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होना शुरू हो गए। इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी एक ही बार में मिल गई, ऐसा नहीं हो रहा है कि बार बार आगे पीछे उसको मतलब मिल रही थी फिर हटा ली जा रही थी। इसका मतलब क्या है कि लाइट अगर वेव नेचर हो, लाइट का अगर वेव नेचर होता तो उसमें कुछ लैग होना चाहिए था, वो तो ऑब्जर्व हुआ नहीं यहाँ पर, यानी कुछ और नेचर हुआ करता है। समझ आ रही बात नहीं आ रही सभी को यहाँ तक है। तो स्टूडेंट्स ये तो हमने आपको बता दिया कि ये फिनोमेनन वेव नेचर के हेल्प से हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। अब यहाँ पर बात क्या आती है, क्या इसको ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो गवर्न करने वाले हैं। देखिए हम यहाँ पर आपको डिटेल में 2 पॉइंट के बारे में हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे। सबसे पहली चीज़ हम लोग जो स्टडी करने वाले हैं विच इज़ फ्रीक्वेंसी, कि फ्रीक्वेंसी यानी जो लाइट की हम लोग फ्रीक्वेंसी मेटल के ऊपर डाल रहे हैं वो कैसे अफेक्ट कर रही है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को है। तो देखिए फ्रीक्वेंसी यहाँ पर, अब यहाँ पर देखिए लाइट जो मेटल सरफेस से स्ट्राइक कर रही है, ऐसा नहीं होगा कि आप XYZ दुनिया की कोई भी फ्रीक्वेंसी डाल दो और वहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाएंगे, ऐसा नहीं हुआ करता है। एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड होगी, ध्यान रखिएगा, एक हमको क्या चाहिए होगी, एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है जिसको हम लोग डिनोट करते हैं न्यू नॉट से, एंड इट इज़ कॉल्ड एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब कहने का ये है कि जब तक इतनी एनर्जी के रेडिएशन नहीं पड़ेंगे मेटल सरफेस के ऊपर तब तक इलेक्ट्रॉन का एजेक्शन नहीं होगा। समझ आ गई बात नहीं आ गई, मतलब लेट से मेरे पास न्यू एनर्जी, न्यू फ्रीक्वेंसी की लाइट जो हम इसके ऊपर डाल रहे हैं, देन न्यू शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन न्यू नॉट। जो न्यू नॉट हमने यहाँ पर लिखा हुआ है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, उससे हमेशा उसे बड़ा ही होना चाहिए। आप चाहें तो इक्वल टू का साइन भी लगा सकते हैं, पर हम आपको बताएंगे ऐसा क्यों नहीं पॉसिबल। आप एक बार बताइए, अगर मान लीजिए आपको जितनी रिक्वायरमेंट है आपने उसको, आपको सिर्फ उतनी एनर्जी दे दी, आप क्या करेंगे, उसको लेकर वहीं बैठ जाएंगे। सेम इलेक्ट्रॉन के साथ में भी हुआ करेगा, मेटल सरफेस से मान ली लाइट पड़ी और परफेक्टली उतनी ही लाइट पड़ी है कि इलेक्ट्रॉन निकल सके, तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन निकलेगा और सरफेस पर बस बैठ जाएगा, वो मूव नहीं करेगा। जो आपको यहाँ पर दिख रहा है ना कि ये लाइट यहाँ पे इस तरीके से मूव कर, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं यहाँ से यहाँ तक है, वो नहीं हो पाएगा। समझ आ गई बात नहीं आ गई है। अब देखिए सेकंड चीज़ यहाँ पर क्या जाती है, इसी से जुड़ी हुई यहाँ पर क्या है कि अगर मान लीजिए आपको हमने आपको बताया भी था कि E=hν हुआ करता है फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, कि कहने का मतलब बेसिकली क्या है कि आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एनर्जी की है। तो अगर मान लीजिए मेरे पास न्यू नॉट हमने एनर्जी डाल दी, लेट से न्यू नॉट डाल दी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा hν, और जो हमारे पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मेरे पास जो एनर्जी आई है इसे बोलते हैं स्टूडेंट्स वर्क फंक्शन। इंपॉर्टेंट टर्म है, याद रखेंगे आप लोग इसको, इसे बोलते हैं वर्क फंक्शन। ये क्या चीज़ हुआ करती है, जैसे हमने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड है, इसी प्रकार से एक मिनिमम एनर्जी भी तो रिक्वायर्ड होगी, क्योंकि आपको पता है फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट व्हाट, एनर्जी। तो ध्यान रखेंगे वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन निकले, जिसकी वजह से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व हो पाए, उसको हम लोग कहेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और वो मिनिमम एनर्जी जिसकी वजह से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व हो पाएगा उसे कहेंगे वर्क फंक्शन। समझ आ गई बात नहीं आ गई सभी को है। अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल किसी भी मान लीजिए मेरे पास जो इलेक्ट्रॉन्स का एजेक्शन जो है वो रेड लाइट से हो रहा है, तो अगर आप उसके ऊपर कोई और मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने उसके ऊपर माइक्रोवेव रेडिएशन डाल दी तो इजेक्शन नहीं हो पाएगा उस वाले में। समझ आ रही बात नहीं, मतलब हमको मोर एनर्जेटिक लाइट चाहिए होगी, जैसे फॉर एग्जांपल अल्ट्रा वायलेट लाइट,
हम लोग को एक्स रे लाइट चाहिए होगी, हम लोग को उसमें गामा रेज चाहिए होंगे, तब उसमें इलेक्ट्रॉन का रिएक्शन हो पाएगा। समझ आ गई बात नहीं आ गई? सेकंड चीज़ यहाँ पर क्या आ जाएगी, इसमें थर्ड चीज़ यहाँ पर क्या आ जाएगी कि अगर हम इक्वेशन लिखना चाहेंगे, लेट से आपने एच न्यू एनर्जी डाली है तो क्या हो जाएगा, एच न्यू नॉट मतलब बेसिकली क्या, वर्क फंक्शन। आपने इतनी एनर्जी सप्लाई करी, उसमें से कुछ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को निकालने में चली गई। अब जो एक्स्ट्रा एनर्जी बच गई है, अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमने आपको, लेट से आपके पास भूख है, हुआ नहीं करता हम लोग से, मान लिया कहीं पे कुछ खाने वगैरह के लिए गए, तो आपने क्या किया, मान लिया आपको भूख 2 पूड़ियों की थी या फिर 2 रोटियों की थी और आपको दे दी गई 4 रोटियाँ, तो आपने क्या करोगे, 2 रोटियाँ आपने खा ली, बाकी क्या करोगे, बचा के घर ले आओगे, नहीं तो फेंक दोगे। कहने का मतलब कुछ आपके पास एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी बच जाएगा, नहीं बच जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन के साथ में स्टूडेंट सही हुआ करता है, रेडिएशन पड़ी मेटल के ऊपर, इलेक्ट्रॉन निकले, अब जो एक्स्ट्रा एनर्जी उससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन भागना शुरू कर देंगे। और आपको पता है जब कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन करते हैं उसके अंदर कौन सी एनर्जी आती है, काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। तो बाकी बचा हुआ पोर्शन जो स्टूडेंट्स है वो इलेक्ट्रॉन के एनर्जी में चला जाएगा। समझ आ गई बात सभी को, नहीं आ गई है? मतलब रेडिएशन पड़ी, देखिए मेरे पास रेडिएशन की एनर्जी है, ये क्या हो गया हमारे पास में, ये वर्क फंक्शन हो गया है। और जो बचा हुआ पार्ट जो होगा वो कहाँ चला जाएगा, काइनेटिक एनर्जी, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराने में चला जाएगा। समझ आ गई बात नहीं आएगी? कहने का मतलब जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की आप एनर्जी डालोगे एज़ कम्पेयर टू वर्क फंक्शन, या फिर आप बोल सकते हैं एज़ कम्पेयर टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, उतनी फास्ट इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू कर देंगे। समझ आ गई बात नहीं आ गई? तो अभी तक हम लोग बात कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी के बारे में। सेकेंड चीज़ स्टूडेंट्स जो हुआ करती है विच इज़ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ध्यान रखिएगा, इंटेंसिटी का आप मतलब क्या समझ सकते हैं, बेसिकली ब्राइटनेस से हैं। जितनी ब्राइट लाइट होगी उतना ज़्यादा यहाँ पे क्या पड़ने वाला है वो देखिए, यहाँ पर देखिए इंटेंसिटी जो होगी वो कभी भी इलेक्ट्रॉन निकालने में कंट्रीब्यूट नहीं करती है। ध्यान रखेंगे, इंटेंसिटी इज ऑलवेज रिलेटेड टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या मतलब हुआ इसका, मान लीजिए मेरे पास फ्रीक्वेंसी हम जो लाइट की डाल रहे हैं वो थ्रेशोल्ड वाली से कम है, आप चाहे कितनी भी तेज़ उसकी ब्राइटनेस कर दो, इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन पॉसिबल ही नहीं हुआ उससे। समझने वाली बात यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट फ्रीक्वेंसी की है। अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से कम है, आप कितनी भी इंटेंस लाइट डालते रहो, चाहे कितना भी बड़ा बल्ब का सोर्स लगा दो, कितनी ब्राइट लाइट डाल दो, इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे उसमें से। समझ आ गई बात नहीं है कि मतलब ये कंडीशन जो मैंने आपके सामने लिखी है इट इज़ मस्ट, ये तो होनी ही चाहिए। समझ आ गई बात नहीं आ गई? तो ध्यान रहे, इसीलिए हमने को सेकंड पॉइंट रखा है। पहली प्रायोरिटी फ्रीक्वेंसी, सेकंड वन इज द इंटेंसिटी। एक बार इलेक्ट्रॉन निकल गए उसके बाद इंटेंसिटी मैटर करेगी। क्यों? अगर मान लिया फॉर एग्जांपल मेरे पास सोलर पैनल लगे होते हैं, तो सोलर पैनल गर्मियों में तो भैया इतने लिए चार्ज कर देते हैं हमारी बैटरी को, है वहीं विंटर्स में या रेनी सीजन में नहीं चार्ज कर पाते। क्यों? क्योंकि सन की ब्राइटनेस कम हो जाती है, सन की इंटेंसिटी कम हो जाती है। सन तो भाई हमेशा जिस कलर की जिस फ्रीक्वेंसी की लाइट हमेशा भेजता है वो पूरे साल रहती है, लेकिन फ़र्क किसका पड़ता है, इंटेंसिटी का, ब्राइटनेस का। समझ आ गई बात है? तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली चीज़ क्या है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट फर्स्ट प्रायोरिटी है, फ्रीक्वेंसी की वजह से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर लाइट पड़ गई या उससे ज़्यादा लाइट पड़ गई तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। उसके बाद काम आएगा इंटेंसिटी का, जितनी इंटेंस लाइट, जितनी ब्राइट लाइट, उतनी जल्दी इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट कर देंगे। समझ में आ गई बात सभी को है? तो स्टूडेंट्स ये था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और इसको ऑब्जर्व पता किसने किया था, एल्बर्ट आइंस्टीन ने। समझ आ गई बात है? तो स्टूडेंट्स ये हम लोगों ने आज तक कवर कर लिया है कि वेव नेचर ऑफ लाइट क्या चीज़ें एक्सप्लेन कर पा रहा था, क्या नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा था, और जो अपने सिलेबस में है जो फेलियर ऑफ वेव नेचर ऑफ लाइट है विच इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वो हमने आपको पढ़ा दिया है। समझ आ गई बात है स्टूडेंट्स? तो आज के लेक्चर में जो अनआंसर्ड टॉपिक रह गया है कि भाई ये बाकी फिनोमेनन कौन एक्सप्लेन करेगा, तो इसका आंसर मिलेगा कहाँ, नेक्स्ट लेक्चर में। तो उसको बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।